10.3 अफ्रीका का उपनिवेशीकरण। हमने अमेरिका में अफ्रीकी दासों को बसाए जाने के बारे में पहले पढ़ा है। यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई। सन 1878 तक अफ्रीका की केवल 10% जमीन पर यूरोपीय देशों का कब्जा था, लेकिन महज 36 वर्षों में सन 1914 तक लगभग सारा महाद्वीप किसी न किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश बन गया। 10.3.1 दास व्यापार। 19वीं सदी के मध्य तक अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्से कबीलाई समूह से आबाद थे। जीवन यापन के मुख्य साधन पशुपालन, कृषि, जंगल से इकट्ठे किए गए कंदमूल एवं शिकार होते थे। मध्यकाल में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप में भी अफ्रीकी महाद्वीप दासों की आपूर्ति के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता था। कबीलाई समूह के आपसी झगड़े में जो लोग युद्धबंदी के रूप में पकड़े जाते थे, उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था। सन 1500 के बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में खेती करने के लिए जैसे जैसे मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे अफ्रीका महाद्वीप से दासों का व्यापार भी बढ़ता चला गया। कई यूरोपीय देश इस अति लाभदायक मानव व्यापार में लग गए और करोड़ों अफ्रीकियों को बेचकर खूब मुनाफा कमाया। 450 साल से अधिक चले इस व्यापार को सन 1800 और सन 1900 के बीच धीरे धीरे बंद किया गया। मज़ेदार बात यह है कि यूरोपीय देश यह कहने लगे कि अफ्रीका में दास व्यापार को खत्म करने के लिए उन्हें अफ्रीका पर अपना राज्य बनाने की ज़रूरत है। उनमें अब होड़ लग गई कि कौन अफ्रीका में सबसे अधिक ज़मीन पर कब्जा कर पाता है। 10.3.2 औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवादी होड़ और अफ्रीका। ब्रिटेन जैसे प्रारंभिक औद्योगिक देश ने अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं बाजार की तलाश में दुनिया के बड़े हिस्से पर, खासकर एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी, फ्रांस और इटली में औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल बाद हुई। इन 9 औद्योगिक देशों के लिए अफ्रीका ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर कब्जा करने की संभावना थी। वर्चस्ववादी विचारधाराएं। यूरोप में इस समय कुछ ऐसे विचार लोकप्रिय हो रहे थे जो यूरोपीय देशों को ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उपनिवेश बनाना राष्ट्रीय शक्ति का पर्याय समझा जाता था और उपनिवेश के प्रसार के लिए काम करना राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति मानी जाती थी। यूरोप में बहुत से लोगों का मानना था कि विश्व में मनुष्यों की कई नस्लें होती हैं और यूरोपीय नस्ल बाकी दुनिया की नस्लों से बेहतर है। यह मानना कि मनुष्यों की नस्लें होती हैं और एक नस्ल को दूसरी नस्ल से बेहतर मानना नस्लवाद कहा जाता है। नस्लवादी यह भी मानते थे कि श्रेष्ठ नस्ल के लोगों का कमज़ोर नस्लों पर राज करना या उनका शोषण करना जरूरी और स्वाभाविक है। अफ्रीका के दक्षिणी इलाकों में जैसे दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे आदि में कई यूरोपीय लोग जाकर बसे। यहाँ तक कि भारत से भी बहुत से लोग वहाँ जाकर बसे। वे सब अपने आप को स्थानीय अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ समझते थे और उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे यह प्रयास करते थे कि विभिन्न मूल के लोगों का आपस में मेल मिलाप न हो और नस्ल आधारित विशेषाधिकार बने रहें। इससे रंग भेद की नीति बनी जो सन 1994 तक चली। औपनिवेशिक काल में एक और विचार, गोरे लोगों का बोझा, बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस विचार के अनुसार दूसरे महाद्वीप के लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए यूरोप के लोगों का नैतिक दायित्व है कि उन लोगों को सभ्य बनाया जाए। इस विचार के अनुसार यूरोपीय देशों का यह कर्तव्य है कि वे शेष संसार के देशों को ज्ञान और धर्म के मुद्दों पर पथ प्रदर्शित करें। इस विचार से उत्साहित होकर बहुत से लोग अफ्रीका में ईसाई धर्म या फिर आधुनिक विज्ञान व तार्किक सोच के प्रचार प्रसार के लिए भी गए। फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देश अपने उपनिवेशों में अफ्रीकी लोगों का ऐसा एक समूह तैयार करना चाहते थे जो यूरोपीय भाषा, संस्कृति, धर्म
और विचारों को अपना ले और औपनिवेशिक शासन की मदद करे। इस उद्देश्य से अफ्रीका में कई यूरोपीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान खोले गए। बर्लिन कॉन्फ्रेंस और अफ्रीका का बंटवारा सन 1884 से 1885 तक। सन 1850 के बाद यूरोप के 9 औद्योगिकृत देशों ने अफ्रीका में आक्रामक तरीके से काम करना शुरू किया। जल्दी ही यूरोप के कई देश अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन इससे यह आशंका होने लगी कि यूरोप के देश आपस में ही न लड़ने लगे। आपसी युद्ध के खतरे को टालने के लिए यूरोप के देशों ने अफ्रीका को आपस में बांटने का फैसला किया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यूरोप के कुल 14 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन की सबसे मज़ेदार बात यह थी कि इस सम्मेलन में अफ्रीका के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अफ्रीकी को नहीं बुलाया गया। सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि अफ्रीका के किसी भी हिस्से पर कोई भी यूरोपीय देश बाकी देशों को बताकर कब्जा कर सकता है। इस तरह से मात्र 30 सालों में ही पूरा अफ्रीका किसी न किसी यूरोपीय देश के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। हर एक यूरोपीय देश उस भाग का अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना चाहता था।